अरे वो मोबाइल ऐप में कोई देखता है, आती है, रिकॉर्ड भी होती है, नहीं होती? हाँ पता चला ऐसे ही लगा रखा है? मुझे मत देखा कर यार। चल करे, क्लास नोट्स निकाल लें। और वेक्टर अपने अंतिम अवस्था में आ चुका है। अब बहुत आसान चीजें बची हुई हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और कंपोनेंट्स। चलो, बोली बात समझ में आई थी? अगर कोई चार्ज मिसिंग हो तो एक बढ़िया कॉन्सेप्ट था, अगर n इक्वल मैग्नीट्यूड के कोप्लेनर फोर्स हो, वापस सुनिए, n इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, कोप्लेनर होने, सभी के बीच में एंगल भी इक्वल होना, तो नेट फोर्स सदैव 0। बोलो हाँ है क्या? ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। सबसे पहले मैं आज आपको सिखाता हूं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ये सबसे ज्यादा काम आता है भाई, इसके बिना काम चलता ही नहीं है। अब जो अगले 3 दिन बचा हुआ है, कंपोनेंट आज पढ़ाऊंगा, एक दिन डॉट पढ़ाऊंगा, एक दिन क्रॉस पढ़ाऊंगा। ये सबसे ज्यादा यूजफुल होता है और इसी के साथ अपना चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। अब ये 3 लेक्चर हैं जो सबसे ज्यादा काम के हैं, इसको बहुत अच्छे से देखिए और आसान भी है, कहीं कोई टेंशन नहीं आएगी। चलो पेन पेंसिल छोड़ दो। किसी भी वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट किए जा सकते हैं, किसी भी वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट। हमारे सिलेबस में जो है वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या है बच्चों? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन होते हैं? ऐसे कंपोनेंट जो आपस में 90 डिग्री पर होते हैं। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर, उसे हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आप सभी ने पढ़े हुए हैं। पहले सबसे पहले यूनिट वेक्टर की बात समझाता हूं आपको। यूनिट वेक्टर हमने स्पेसिफाई कर रखे हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस, बताइए क्या लिखा जाता है? आई कैप। अलोंग वाई एक्सिस जे कैप, अलोंग जेड एक्सिस के कैप। यूनिट वेक्टर क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? उसके पीछे भी लॉजिक है, देखिए कितना आसान है। जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, इसको मान लिया मैंने एक्स एक्सिस, इसको मान लिया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर बताइए, आई कैप। तो यहाँ प्लस आई, यहाँ माइनस आई, यहाँ प्लस जे माइनस जे। यूनिट वेक्टर से दुनिया क्यों आसान है वो देखना। मुझे जब मैं यूनिट वेक्टर नहीं जानता था तो मुझे ऐसा लिखना था, चिड़िया 40 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ उड़ रही है। ये सेंटेंस लिखना पड़ता था। पर जब धीरे धीरे लोग समझदार हो गए, यार इतना क्या लिखना, देखना आप उन्होंने जीवन को कितना आसान कर दिया। सीधा 40 आई कैप, खत्म। 40 ने तो क्या बता दिया? मैग्नीट्यूड। आई कैप ने क्या बता दिया? डायरेक्शन। और ये भी फिक्स हो गया, आई कैप बोले तो पॉजिटिव, एक्स एक्सिस बोले तो ईस्ट। इससे कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गई। तो यूनिट वेक्टर का क्या यूज है? यूनिट वेक्टर का यूज है डायरेक्शन बताने के लिए। क्या बताने के लिए? डायरेक्शन बताने के लिए। नाम से पता चल रहा है यूनिट वेक्टर बोले तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? 1। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो आई कैप जे कैप इनका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, इनका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। सिर्फ इनका क्या यूज है बताइए? टू स्पेसिफाई द डायरेक्शंस। लिखना शुरू करिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आज का लेक्चर बहुत आसान है और कंफर्टेबल है।
आज से हमारे ईएलपी नंबर 9 के जो पीछे के बचे हुए सवाल हैं 10 से लेके एंड तक, वो इसी से सॉल्व होंगे। फटाफट फटाफट लिखते जाइए। A vector can have infinite number of components, but the components which are perpendicular to each other are known as rectangular components. किसी वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं, पर ऐसे कंपोनेंट जो आपस में 90 डिग्री पर हो, उन्हें क्या कहा जाता है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। बढ़े आगे। आज सुबह कितने बच्चे आ गए थे? 6:30 बजे। इतने सारे आ गए थे क्या? अच्छा, थोड़ा सा टाइम टेबल चेंज हुआ था रात को, तो 2 बजे मैसेज आया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बात सही है आपकी। पर आगे भविष्य में तो केवल ये ध्यान रखिए, एक बार निकलने से पहले सुबह टाइम टेबल जरूर देख लें। वो क्या देखो भाई, आप मेडिकल इमरजेंसी होती है, आप तो चुपचाप छुट्टी मार के घर बैठ जाते हो, है ना? आपको किसी को बताना नहीं होता है। पर यहाँ अगर किसी टीचर की तबीयत खराब है, तो क्या उनकी वजह से क्या पूरा का पूरा टाइम टेबल हमें रात को फिर चेंज करना पड़ता है, क्योंकि बीच में मान लो कोई गैप आ रहा है, तो फिर टीचर की क्लास शिफ्ट होती है, तो इमरजेंसी आ सकती है। तो ज्यादा बेहतर ये होता है कि सुबह जब एक बार निकलें, तो एक बार टाइम टेबल देख लें। ऐसा पूरे साल में 2 या 3 या 5 बार बहुत कम होगा। कोशिश तो ऐसी रहती है कि नहीं हो, जो ऑलरेडी सेट है। पर आपकी मेडिकल इमरजेंसी में केवल आपको इफेक्ट आता है, पर अगर कोई एक टीचर छुट्टी पे होता है, तो सारी जो क्लासेस का शेड्यूल है ना, उसको एक बार रीएडजस्ट करना पड़ता है, इसलिए ऐसा किया गया। चलिए, तो साहब यूनिट वेक्टर क्यों जरूरी है बताइए? टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए 1 होता है। काम क्या आता है? डायरेक्शन बताने के लिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सभी को फॉर्मूला पता है। ए कैप, कैप मतलब यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ए कैप। तो संस्कृति कह रही है सर प्लीज रिपीट कंपोनेंट्स वाली लाइन। हाँ, तो एक वेक्टर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट हो सकते हैं, क्योंकि आप देखो, जैसे हम पॉलीगन की बात करते हैं, तो ये पहला वेक्टर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, और इन छहों का रिजल्टेंट कौन है? आर वेक्टर। तो ये आर से ही तो ये सारे मिलकर आर ही तो बना रहे हैं। तो आर को इनफाइनाइट कंपोनेंट में तोड़ा जा सकता है, बट हमें उन कंपोनेंट्स में इंटरेस्ट है जो आपस में कितने डिग्री पर हैं? 90। वही हमारे सिलेबस में है। उन्हें क्या कहा जाता है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। किसी प्लेन में, किसी प्लेन में पता है कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे? 2। कितने होंगे बताइए? 2। पूछे 2 ही क्यों होंगे? एक एक्स में और एक वाई में। और अगर हम किसी स्पेस में बात करेंगे, 3 डायमेंशन में बात करेंगे, तो बताइए कितने कंपोनेंट हो जाएंगे? 3। एक आई कैप, एक जे कैप और के कैप। ये एक छोटी सी बात लिख लीजिएगा। किसी प्लेन में, प्लेन का मतलब समझते हैं, जैसे आपके कॉपी का प्लेन, मेरे बोर्ड का प्लेन, तो इसमें 2 ही एक्सिस आएंगी, एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, तो 2 कंपोनेंट होंगे। पर स्पेस में, 3 डायमेंशन में कितने कंपोनेंट हो जाएंगे? 3, अलोंग एक्स, अलोंग वाई और अलोंग जेड। लिखते जाइए।
संडे टेस्ट है, इस सप्ताह ज्यादा पढ़ाई पढ़ना, ज्यादा होमवर्क को रिवाइज करना, नोट्स अच्छे से पढ़ के आना, हर माइनर धीरे धीरे आपको इम्प्रूव करना है, पूरी ईमानदारी से पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करके पेपर देना है। चलो आगे बढ़ूं क्या? चलिए अब कंपोनेंट देखते जाइए, वैसे तो आता है फिर भी मैं आपको एक बार प्यार से सिखा देता हूं। ये है साहब आपकी एक्स एक्सिस, ये है आपकी वाई एक्सिस, ये है आपका ए वेक्टर। आराम से देखिए, आता है बहुत अच्छी बात है, फिर भी समझ लीजिए। ये वेक्टर है, मुझे इसके कंपोनेंट करने हैं। माना ये एंगल है अल्फा, चलिए क्या करें, इसके हेड से एक परपेंडिकुलर डालिए एक्स पर, एक परपेंडिकुलर डालिए वाई पर। तो ये वाला जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? एक्स कंपोनेंट। ए एक्स, एक्स नीचे लिखिएगा, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस। ये वाला बताइए, दिस इज कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस। सर आपको क्या पता इन दोनों से ये ए मिलकर बना है? बिल्कुल है ना, पैरेललोग्राम देख कितना मजा आएगा। ये कौन? ए एक्स, ये कौन? ए वाई। एक बार पैरेललोग्राम याद करो तो, दोनों के टेल मिलने, बहुत अच्छा। पैरेललोग्राम को पूरा करो, करा, कॉमन टेल वाला डायगोनल, ये जो डायगोनल होगा वो इन दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगा, इन दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगा। बताइए क्या ये बात लिख सकते हैं? सर मुझे पैरेललोग्राम नहीं आया, मैं तो ट्रायंगल लॉ ही मेरा प्यार है। तो भाई ट्रायंगल लॉ भी वही है, ध्यान से देख, ये ए एक्स, मन खुश कर बस, इस ए वाई को शिफ्ट कर लो सर। सर ट्रायंगल की विशेषता, पहले का हेड दूसरे की टेल मिलनी चाहिए, ट्रायंगल को बंद करिए अपोजिट ऑर्डर में। तो बताइए ए किससे मिलके बना है बच्चे? ए एक्स प्लस ए वाई। क्या कुछ कुछ बत्ती जल रही है? तो वास्तव में ए एक्स और ए वाई किसके कंपोनेंट हैं? ए के। हाँ या ना? कंपोनेंट करने का तरीका बताइए। हेड से एक परपेंडिकुलर डालें किस पर? एक्स पर। एक परपेंडिकुलर डालें किस पर? आपको बचपन से रटा हुआ है, एंगल से चिपका हुआ कंपोनेंट हमेशा कॉस होता है, इसे कहा जाता है ए कॉस। सर क्यों होता है, थोड़ा समझा दोगे? हाँ बहुत आसान है, देख ये वाला ट्राइंगल निकाल के बाहर बना दे, करने की जरूरत नहीं होती, बता देता हूं। ये है आपका ए, ये है आपका ए एक्स, ये है अल्फा, कॉस थीटा लगा दो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस बोल, ए एक्स हाइपोटेनियस बोल, तो बता ए एक्स कितना आ गया? ए कॉस अल्फा। आवश्यकता नहीं है, पर एक बार बता दिया तो ध्यान रहता है। बाकी चलते फिरते याद रखिए, एंगल से चिपका हुआ कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट। बताइए दूसरा वाला कंपोनेंट, इसे बोलेंगे ए साइन अल्फा। क्या बातें समझ में आ रही हैं? ये ऐसी बात है भाई, साल भर पीछा नहीं छोड़ेगी। तेरी इच्छा हो जो चैप्टर पढ़ ले, ईएमडब्ल्यू, मैग्नेटिक, एनएलएम, कोई भी चैप्टर, एसएचएम, वेव, ये सबसे पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। एंगल से चिपका हुआ कॉस, एंगल से दूर साइन कंपोनेंट। लिखना शुरू करिए, बहुत तसल्ली से पढ़ लीजिए, 3 दिन वेक्टर और अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि हमारी ईएलपी अच्छे से तैयार हो जाए, मॉड्यूल अच्छे से तैयार हो जाए। पर इसका फायदा आपको अगले पूरे साल मिलने वाला है। कंपटीशन और टफ हो गया है, मास्टर प्रो का नया फेज और आ गया है, तो हमारे पास मास्टर प्रो में बहुत अच्छे बच्चे आए हैं और सारे बैच बड़े बड़े हैं, कंपटीशन अच्छा होगा। वो आपको उसकी हीट फील होगी 3-4 महीने के बाद, जब कॉमन टेस्ट होंगे। अभी तो अलग अलग चलेंगे, आप थोड़ा आगे चल रहे हो, उनसे लीड कर रहे हो, पर कॉमन टेस्ट होंगे तो और अच्छा कंपटीशन मिलेगा, तब हमें और मजा आएगा। इसलिए अपनी लीड को बरकरार रखें और खूब मेहनत करें, अभी से अभी ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। अभी आपके पास समय मिल रहा हो
क्योंकि हो सकता है टॉपिक आसान चल रहे हैं कि हाँ सर फिजिक्स में बॉटनी में सब मुझे आते हैं, तो ना अपने कोई पुराने चैप्टर याद करके रख लो, पॉलीमर हुआ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मेटलर्जी, है ना, ये सब याद करने वाले चैप्टर हैं, बायोमोलिक्यूल्स, इनको याद करके रख दो भाई। आप इस बात को समझो, आपको इतना अच्छा लगेगा कि हाँ सर मुझे पुरानी चीजें याद हो गया, हमने इसको रख दिया। समय का उपयोग करिए, समय का सदुपयोग करें, यही कह सकते हैं हम बार बार। इसलिए थोड़ा सा अपनी पढ़ाई के प्रति और डेडिकेशन बढ़ाते जाएं। चलिए इस बारी बात को एक बार से वेक्टर फॉर्म में और लिखेंगे। मिटाऊं क्या इसको? जल्दी आओ। ईएलपी नंबर 9 करी क्या? थोड़ी सी कठिन थी। आइए कुछ क्वेश्चंस कभी करेंगे हम 1 घंटे बाद पढ़ने के। वो वाला करा, वो 12 बच्चे टायर खींच रहे थे, उसके बन गए सारे पार्ट। जो भाग जाएगा वो तो भाग ही गया, पर उसके अपोजिट वाला मरेगा, क्योंकि उसका फोर्स अब बचेगा जो कि पहले कैंसिल हो रहा था। समझ रहे हैं बात को आप? ए भी खींच रहा था, अपोजिट ओ भी था। जब दोनों थे तो 0 था। अब वो कह रहा है ए रन अवे, तो कौन सा बच गया? ओ। और कोई 2 रन अवे हो गए, उसके अपोजिट वाला। फिर उनके बीच में क्या निकालना पड़ेगा आपको? एंगल। और फिर क्या निकालना पड़ेगा? रिजल्टेंट। वाला सवाल हुआ, अच्छा सवाल है वाला, सोचने वाला सवाल है, वो आता नहीं है नीट में। अभी क्या दिमाग को इवॉल्व करना है, ब्रेन सोचने लगे, चीजों को समझने लगे, रटाफिकेशन नहीं करे, वो जरूरी है। ये सब बातें क्यों बता रहे हैं? मुझे ये शब्द बोलने से काम चल जाता था, एंगल वाला कॉस, ये क्यों सिखाया? मुझे पता चले अच्छा यार वास्तव में ऐसा आता है। कॉस निकाला, ए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? ए कॉस। इसी तरह ए वाई कितना आ जाएगा? ए साइन। बाकी तो काम का यही है। जैसे आपके पास आएगा ये 30 न्यूटन है, ये 30 डिग्री है, ये एक्स है और ये वाई है। अब तुझे लिखना आना चाहिए, देख कैसे लिखते हैं। टेढ़ा मेढ़ा मत कर, अच्छा काम कर। अच्छा, यहां से परपेंडिकुलर डाला, यहां से परपेंडिकुलर डाला, ये वाला कंपोनेंट एंगल से चिपका हुआ कंपोनेंट, तीर का निशान बनाओ, तीर का क्या होगा? 30 cos 30। दूसरा वाला 30 sin 30। कई बच्चे सोचते हैं ये 60 ले लू ना भाई, ये एंगल तो दे ही रखा है, एक कॉस और एक साइन। तीर का निशान सोचो, ये रिजल्टेंट है। पैरेललोग्राम कितना बढ़िया है, पैरेललोग्राम से क्या फायदा होता है? कंपोनेंट्स के बीच में ही रिजल्टेंट आता है। जरा सोचो, कैसे भी कंपोनेंट है, मान लो कंपोनेंट ऐसे हैं, आप तुक्का मार सकते हो रिजल्टेंट कहां आएगा? बताइए कहां आएगा? यहीं आएगा। क्यों आएगा उनके बीच में बताइए? पैरेललोग्राम पूरा करेंगे, पैरेललोग्राम पूरा करेंगे, रिजल्टेंट हमेशा दोनों वेक्टर के बीच में ही कहीं आएगा। तो ये तीर का निशान लगाना भी आना चाहिए। अब बताओ कैसे लिखेंगे? फोर्स का एक्स के अलोंग कंपोनेंट कितना? 30 कॉस 30 आई कैप। क्यों आई कैप? क्यों? ये वाला कंपोनेंट किस में है? एक्स में है। ये वाला किस में है? वाई में। तो बोलो कितना बोलोगे? 30 साइन 30 जे कैप। आपको पूछेगा कंपोनेंट अलोंग एक्स, आप बोलोगे 30 कॉस 30। कंपोनेंट अलोंग वाई 30 साइन 30। लिखते चलो। फटाफट फटाफट पेन चलाओ, 3-4 क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ये बात समझ में आएगी। कई बच्चे सर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो पता है क्या लिखा जाएगा? ये जो एफ वेक्टर है ये लिखा जाएगा 30 cos 30 आई प्लस 30
साइन 30 j, ये वेक्टर फॉर्म आना चाहिए लिखना। अभी 5-6 बार लिखाऊंगा तब आ जाएगा समझ में। बार बार बोलिए, एंगल से चिपका हुआ कॉस। तरीका फिर देखिए, भूलिए मत, तरीका फिर देखिए। एक क्वेश्चन और बताता हूं, तरीका देखिए। यहां लगा दिया, किसी को लिखना हो तो आगे देखें। जैसे अगला क्वेश्चन, फिर आपको मैं तरीका सिखा रहा हूं, तरीका अच्छा पकड़िए। मान लो ये वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड और ये एंगल है 60। टेढ़ा मेढ़ा काम नहीं कर रहे हैं। जब हम स्पेशल समय ही दे रहे हैं वेक्टर को, क्या तेरा साल भर दिक्कत नहीं आए, तो अच्छा तरीका सीखना। क्या करोगे, हेड से एक परपेंडिकुलर वाई पर, हेड से एक परपेंडिकुलर एक्स पर, एंगल से चिपका हुआ कॉस किसका, 5 cos 60। ये वाला तीर का निशान पीछे आएगा, क्योंकि तीर के निशान ऐसे सेट होंगे, ये उन दोनों के बीच में आएगा। तो बताओ 5 sin 60। वेक्टर फॉर्म में लिखना, याद करो, ये आई पीछे माइनस आई, ऊपर जे नीचे, चलो बोलो 5 sin 60 किसमें है, माइनस आई, प्लस 5 cos 60 किसमें है, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर। लिख लो, कंपोनेंट में लिखना ना चाहिए। एंगल से चिपका हुआ कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट, किसका कंपोनेंट है, 5 का, तो 5 cos 60। दूसरा वाला क्या होगा, 5 sin 60। क्लियर, बढ़े आगे। चलिए अब दो आप डायग्राम बना के करके बताइए मुझे, फिर मैं आगे बढ़ पाऊं। बना लीजिए। करूं नेक्स्ट, चलो जल्दी से 2-3 करके बताइए। ये एफ वेक्टर है, ये थीटा है, ये मोमेंटम वेक्टर है, ये 45 है। चलो आराम से अच्छा काम करो, घास तो काटना ही है, बाद में काटना, अभी अच्छा काम करो। हेड से एक परपेंडिकुलर डाल लो एक्स पर, एक वाई पर, अच्छे तीर के निशान दिखने चाहिए। काम ऐसा बोलता हुआ होना चाहिए, A1 टिप टॉप, कहीं काम में कोई मतलब वो नहीं चाहिए कमी। बाकायदा तीर के निशान दिखने चाहिए। फिर उसको वेक्टर फॉर्म में लिखिए, आई कैप माइनस आई जे माइनस जे, बहुत काम आएंगे अगले चैप्टर में। जब आप यूज करोगे आपको मजा आएगा। आपने यहां समय दे दिया, आगे अच्छा लगेगा। मिटाऊं, करो जल्दी, यहाँ आएगा।
किया? चलो बताओ, ये वाला हो जाएगा एफ कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा। ऊपर की तरफ है तो हो जाएगा एफ कॉस थीटा प्लस जे, सही है। पीछे की तरफ है माइनस आई, प्लस एफ साइन थीटा माइनस आई। बोलिए क्लियर है? ये देखिए P का एंगल से चिपका हुआ P cos 45, बार बार बोलिए, 20 बार बोल लीजिए। एंगल से चिपका हुआ cos कंपोनेंट, एंगल से दूर वाला sin 45, आगे की तरफ I, नीचे की तरफ माइनस जे, पीछे माइनस आई, नीचे माइनस जे। ये कैसे लिखेंगे? A cos A cos 60 माइनस आई प्लस A साइन 60 माइनस जे। ये कैसा लिखा जाएगा? P cos 45 प्लस आई प्लस P साइन 45 माइनस जे। देख लीजिए तीनों सही है क्या? तो आप ध्यान से देखें आशीष सर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? आप अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये जो दो कंपोनेंट तुमने किए हैं ये आपस में कितने डिग्री पर हैं? 90। दैट्स व्हाई these components are called rectangular component। वैसे तो एक वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट किए जा सकते हैं, बट अगर हम रेक्टेंगुलर की बात करें, किसी एक प्लेन में बात करें, तो एक प्लेन में कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? दो। पर 3 डायमेंशन में बात करें तो एक एक्स के लॉन्ग होगा, एक वाई के लॉन्ग होगा और एक, क्या ये बात क्लियर है? चलिए साहब थोड़ी सी नई बात सीख लेते हैं। आओ एक नई बात सीखो। जैसे मेरे पास एक वेक्टर है ए और ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है? तो बताओ ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये क्या होगा? क्या ये ए एक्स होगा? क्या ये ए एक्स होगा? अब आपसे पूछा गया एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस बताओ, ये पूछ लिया जाता है। तो कितना सरल है, देखो आप इस वाले ट्राइंगल में ये कौन है? ए। ये कौन है? ए एक्स। ये अल्फा। कॉस अल्फा बता दीजिए। बेस अपॉन हाइपोटेनियस ए एक्स अपॉन ए। तो अल्फा आ गया कॉस इनवर्स ए एक्स बाय ए। आपसे पूछा जाएगा किसी वेक्टर का एक्स के साथ एंगल बताओ, सीधा आपको याद होना चाहिए कॉस अल्फा ए एक्स अपॉन ए। सोचो अगर मैं कहता वाई के साथ एंगल बताओ, मान लिया वो एंगल कितना है? बीटा। तुक्का मारिए क्या होगा? कॉस अल्फा आपने निकाला ए एक्स बाय ए, तो वाई के साथ एंगल बताइए ए वाई बाय ए। सोचिए जेड के साथ एंगल ए जेड बाय ए। धीरे धीरे फिर बोलता हूं, आइए बातों को समझिए। सवाल क्या पूछा जाएगा? एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस, तो एक्स वाला कंपोनेंट अपॉन टोटल। अब मैं आपसे पूछूं एंगल विथ वाई एक्सिस, बताइए क्या होगा? तुरंत बताइए। कॉस बीटा बराबर ए वाई अपॉन ए। मैं आपसे पूछूं एंगल विथ जेड एक्सिस, कितना होगा बताइए? कॉस गामा बोल देता हूं ए जेड अपॉन ए। बोलो हाँ है क्या? तो कभी कभार एंगल पूछ ले जाते हैं, वो आपसे पूछेगा एक्स के साथ एंगल, सीधा एक्स के साथ पूछा ए एक्स अपॉन ए, वाई के साथ एंगल ए वाई अपॉन ए। कभी भूल जाते हैं, इसलिए आपको लॉजिक सिखाते हैं कि देख ये वाला एंगल चाहिए था, सिंपल कॉस थीटा लगा दिया। ये वाला एंगल चाहिए, कॉस बीटा लगा दिया। जेड वाला चाहिए, ए जेड अपॉन ए। लिखना शुरू करिए। छोटी छोटी बातें आना चाहिए, इन्हें मैथ्स की भाषा में कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइंस।
डायरेक्शंस कोसाइन। पता है आपको, जो आप साइन कॉस टेन बोलते हो, तो कॉस नहीं होता, वो कोसाइन होता है। टेन नहीं होता, टेंजेंट होता है। साइन आप SIN लिखते हो, वास्तव में होता है वो SINE। तो इसे बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, क्योंकि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आ रहा है। इन्हें कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। आपसे पूछेगा विथ एक्स बताओ, सीधा AX अपॉन A। विथ वाई बताओ, सीधा AY अपॉन A। अभी 5 सवाल कराने वाला हूं, उसके लिए पहले तैयारी कर रहे हैं। हाँ भाई, ऑनलाइन नितेश, सुलभ, श्रद्धा, नंदिनी, कमलदीप, विनय, संस्कृति, श्रद्धा, आदर्श, मानसी, सुजल, रोशन, नितेश, कमलदीप, विशाखा। चलो शुरू करें भाई आगे, तो फटाफट से याद कर लेते हैं। एंगल विथ एक्स एक्सेस AX बाय A, एंगल विथ वाई एक्सेस, इसे क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। चलिए साहब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। आइए बोर्ड पे देखें। मान लो किसी वेक्टर के 3 कंपोनेंट कर लिए, तो पता कैसे लिखा जाता है वो? AXI, AYJ, AZK। कोशिश करो बोलने की। AX क्या बता रहा है? कंपोनेंट ऑफ A along X axis। AY कंपोनेंट ऑफ Y along Y axis। कंपोनेंट ऑफ A along Y axis, पक्की बात है। फिर मैग्नीट्यूड कैसे निकालें? ये बहुत काम आता है साहब, आज इसको अच्छे से देख लें। A का मॉड निकालना है अंडर रूट ऑफ आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, बोलिए AX स्क्वायर, वाई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर AY स्क्वायर, जेड कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड। बहुत काम आता है। जैसे पहले 3 सवाल देख लें, फिर लिखना। जैसे आ जाए, वेक्टर दे रखा है -3i प्लस 4j, वेक्टर दे रखा है -i प्लस j माइनस के, वेक्टर दे रखा है -i प्लस के। अब मैग्नीट्यूड निकालना है। आज इन सब बातों को खत्म कर लें, बार बार इसमें फंसना मूर्खता है, लापरवाही, सिली मिस्टेक बेकार है। छोटी छोटी बातें इतनी बढ़िया कर लें कि सर इसका क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। तरीका बोलो। अंडर रूट लगाया आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 3 नहीं, -3। काम बढ़िया करो, प्लस हमेशा बीच में प्लस आएगा, जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, खत्म। 3 तिया 9, 4 16, 16 9 25। यार ये जब बार बार आना है तो इसमें गलती क्यों? आता है नहीं आता है सब अच्छी बातें हैं, परफेक्ट आना चाहिए। अब सर इसका मॉड लेना है, ये मॉड। तरीका अंडर रूट। अब आप प्लस माइनस में परेशान होते हो, सीधा है आई कैप का कॉफिशिएंट -1 का स्क्वायर प्लस जे कैप का कॉफिशिएंट के कैप का कॉफिशिएंट, खत्म। 1 1 1 हमेशा ऐड ही होगा क्योंकि स्क्वायर हो चुका है। इसमें बताइए क्या होगा? आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, अब जे है ही नहीं तो खत्म, के का 1, आंसर आ जाएगा रूट। तो बिल्कुल लॉजिकली चलो, छोटी छोटी बातें आनी चाहिए। अब हमेशा के लिए इसको तैयार करें। अब बार बार में इतने टीचर आएंगे पढ़ाने, सब नहीं सिखा सकते। वेक्टर में पूरा समय लेकर इसको सीख लीजिए।
कि हाँ यार मैग्नीट्यूड लेना आएगा, फिर मैं इधर उधर नहीं देखूंगा, मुझे आना चाहिए अंडर रूट ऑफ आई का स्क्वायर, जे का स्क्वायर, के का स्क्वायर। ए एक्स क्या है? ए एक्स कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस। चलो अब 3-4 सवाल करके देखो एट रैंडम। जो ईएलपी लाए हैं वो ईएलपी निकाल लो, जो नहीं लाए हैं उनके लिए मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। कोशिश करो सब ईएलपी लेकर आओ। चलो देखो, ईएलपी नंबर 9 में आ जाओ। क्वेश्चन 13 करो, 14 करो, 15 करो। बैग में ईएलपी रखो, इसके बगैर काम नहीं चलना। 13, 14, 15 कॉपी में ही करना है, काटा कूटा चलेगा, कॉपी की सुंदरता कोई काम की नहीं है, फुल काटा कूटा चलने दो। आज ईएलपी नंबर 9 पूरी आनी चाहिए घर पे। संडे टेस्ट है, इस सप्ताह ज्यादा पढ़ाई करिए ताकि बढ़िया पेपर जाए। नंबर कितने आएंगे वो मायने नहीं रखता, आपको पूरी तैयारी के साथ देना है। 13, अब वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ हॉरिजेंटल। जो क्वेश्चन कह रहा है वो बनाओ, ये हॉरिजेंटल है। अब वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ हॉरिजेंटल। इफ हॉरिजेंटल इज 250, माना ये P है, तो सोचो ये वाला कंपाउंड कितना होगा? P cos 30। अब उसने क्या बोला है? हॉरिजेंटल कंपोनेंट इज 250, मतलब क्या दे रखा है? P cos 30 कितना? 250, यह गिवन है। लैंग्वेज पढ़ो, ये प्रश्न नहीं आना, मुझे अच्छे से पता है, फिर भी हमने प्रश्न क्यों बनाए यार? ये चैप्टर के बीच बीच में काम आएंगे। इफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट, अब बताइए हॉरिजेंटल में कितना है? P cos 30। अब cos 30 तुझे पता होना चाहिए, √3/2। दो को वहां मल्टीप्लाई कर दो, 250 इंटू 2 अपॉन √3, 500/√3। हो गया खत्म। इतने ही आसान है, डेवलप कर रहे हैं आपको अभी, मतलब खेल रहे हैं। चैप्टर तो एनालिटिक्स फ्रिक्शन से चालू होगा, वहां 400 सवाल आएंगे। चौदह देखिए, 14 हो गया, 15 करिए।
बोलूं? चलो फटाफट देखो, थोड़ा सा तेज पढ़ो। 13 हो गया, 14, 14 में क्या कह रहा है? -3 -4 कर सकते हैं तुरंत, बड़े बच्चे बन जाओ। -3 -4, आई भी नेगेटिव, जे भी नेगेटिव, यहाँ आई, यहाँ माइनस आई, यहाँ जे, यहाँ माइनस जे। बताओ, आई भी नेगेटिव, जे भी नेगेटिव, किस में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। खत्म, दोनों नेगेटिव हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। खुद चेक कर लो। एंगल भी पूछा है, एंगल निकाल लेते हैं। एंगल देखो कैसे निकालेंगे। अब ये काम की बात आ गई। देखो एक्स कंपोनेंट कितना है? 3। कई बच्चे लिखते हैं -3, नहीं भाई, तीर का निशान तो बता दिया -i। कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड तो 3 ही है। जे वाला बताइए कितना है? 4। अब एंगल, एंगल किसके साथ कह रहा है वो? पहला ऑप्शन तो गलत हो ही गया, चौथा भी गलत हो गया, अब टाई हुआ सेकंड और थर्ड में। तो एंगल निकालना है वाई के साथ, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। सीधा कुछ भी मान लीजिए, फाई मान लीजिए। ये 3 है तो ये भी 3 होगा। 10 लगा लीजिए। 10 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बताइए 3, बेस बताइए 4। 3/4 कब होता है? 37। याद होने चाहिए, अटकिए मत। 10 37 3/4 होता है। 10 53 4/3। सर एंगल निकालना वापस सिखा दो, देखो कितना सरल है। ये 3 था, ये भी 3। कई बच्चे सोचते हैं -3, नहीं भाई, माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। वो आपने थर्ड क्वाड्रेंट में कर तो दिया। थर्ड क्वाड्रेंट में करने का मतलब ही क्या हुआ? आपने -i और -j को काम में ले लिया। अब हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड काम में लेने हैं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड काम में लेने हैं। 3/4। क्या बात क्लियर है? तो आंसर बताइए कौन सा आ जाएगा? थर्ड। चलो अब 15वें सवाल पे देखते हैं। 15वां क्या कह रहा है? सर कैसे करें, 3 पार्ट हैं इसके। तो मैं आपको सबसे कठिन वाला बताता हूं, सी पार्ट। सी समझ लोगे तो सारे आ जाएंगे। ये 10, ये 10, ये 6 और ये 5। ठीक है, 3 पार्ट हैं, एक पार्ट मैं आपको करके बता रहा हूं, बाकी आप घर पे कर सकते हैं। आपको खुद को फील आनी चाहिए। सर ना इनको मत छेड़ो, इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो एक्स और वाई में ही लग रहे हैं। जो टेढ़ा मेढ़ा है उसके क्या कर लो? कंपोनेंट। किसके कंपोनेंट करेंगे? 5 के। बताओ कैसे करेंगे? टक 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 टक। एंगल से चिपका हुआ कॉस, यही शब्द बोलिए साल भर, एंगल से चिपका हुआ। ये वाला कंपोनेंट एंगल से चिपका हुआ है, 5 cos 37। ये वाला कंपोनेंट एंगल से चिपका हुआ है, 5 sin 37। क्या ये बात समझ आ रही है क्या? एंगल से चिपका हुआ कॉस, एंगल से दूर वाला साइन। देख लो, अब 5 cos 37 सॉल्व कर लो कोने में जाकर। cos 37 बोलो 4/5। अरे गुरुजी cos 37 4/5, 5 से 5 कैंसिल, कितना? 4। 5 sin 37 5 × 3/5 कितना? 3। बोलो क्या बात समझ में आ रही है? अब देखो क्या बनेगा फोटो, ध्यान से देखना, आंखें खोलना, बोर्ड पे देखना। ठीक है सर, निगाहें बोर्ड पर। 10 ठीक है, 10 ठीक है, ये 6, ये 5 कॉस कितना हो गया? 4 ठीक है, ये वाला 3। अब ये नहीं बनेगा क्योंकि इसके क्या हो गए? कंपोनेंट। अब इसके दर्शन नहीं होंगे क्योंकि इसके क्या हो गए? कंपोनेंट। बोलो हाँ है क्या? अब कितना आसान है,
देखो बड़े बच्चे बनो, 6 और 4 10, 10 आगे 10 पीछे, इसने इसको मारा, ऊपर 10 नीचे 3, ऊपर 7, खत्म। क्या बात क्लियर है? लिख लो जल्दी से। अब इसके तीनों पार्ट आपको घर पे करने हैं। कंपोनेंट करिए, एक ही डायरेक्शन में है ऐड करो, अपोजिट डायरेक्शन में है सब्ट्रैक्ट करो, 90 डिग्री पर है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बातें मुख जबानी याद होनी चाहिए। एक ही डायरेक्शन में ऐड होता है, अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होता है, और 90 डिग्री पर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो, तीनों पार्ट होमवर्क करने हैं। अब एक नई बात सीखो जल्दी से। आपको कहा जाता है रिप्रेजेंट करो 30 न्यूटन फोर्स एक्टिंग 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये कैसे बनाऊं? ये कैसे बनाऊं? लिखा जाएगा 30 न्यूटन फोर्स लग रहा है, भाई ईस्ट में लग रहा हो तो आप लगा लोगे, नॉर्थ में लगा लोगे, पर कह रहा है 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो यार ये लैंग्वेज में फंसते हैं। आओ ये फंसना हटाते हैं। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अब ध्यान से देखें, इसको पढ़ें। फोर्स लग रहा है 37 डिग्री पर नॉर्थ ऑफ ईस्ट से, नॉर्थ की तरफ। देखो नॉर्थ किसका? ईस्ट का। ईस्ट से खड़े होकर कहां जाना है? नॉर्थ पर। वापस वापस देखो क्या कहना चाहता हूं। 37 डिग्री नॉर्थ किसका? ईस्ट का। ईस्ट की तरफ से कहां जाना है? नॉर्थ की तरफ। धीरे धीरे बच्चा ऐसा भी समझ लेता है, अरे यार जो डायरेक्शन बाद में आएगी एंगल उसी के साथ नापा जाएगा। मैं आपको लिख दूंगा 10 न्यूटन 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। अब बताओ किसके साथ? वेस्ट के साथ। और लॉजिकली पढ़ोगे तो क्या होगा? साउथ किसका? वेस्ट से साथ। ये वेस्ट, वेस्ट से कितने डिग्री पर? 53 डिग्री पर। इसे बोलेंगे 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। जो डायरेक्शन बाद में आती है एंगल हमेशा उसके साथ नापा जाता है। बना लीजिए। तो कभी कभार लैंग्वेज ऐसी आएगी तो आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, तभी सवाल हो पाएगा। सब ये बातें हैं जो काइनेमेटिक्स में एनएलएम में काम आती हैं। बढ़ूं आगे? क्लियर? चलो जल्दी से बराबर आ जाओ। अब एक छोटा सा मैथ्स का पॉइंट है वो देख लो। ऐसे तो कोई फिजिक्स में नहीं पूछा जाता, तो मॉड्यूल में दे रखा होता है। जल्दी बराबर आए। मिटाऊं क्या? कितने लोग होमवर्क करके लाए? ईमानदारी पक्का? अभी होमवर्क जो नहीं कर रहा है भैया, बहुत खराब समय आ जाएगा। होमवर्क करना जरूरी है, इस बात को यकीन मानिए। बगैर होमवर्क करे फिजिक्स नहीं चलती। कोई तरीका ही नहीं। आप सोचो कोई सरल तरीका आ जाए, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल होमवर्क करने से ही सब्जेक्ट अच्छा होगा, ये बात दिमाग में बैठानी है आपको।
अब जल्दी से देखिएगा, डायरेक्शन कोसाइंस अभी हमने पढ़ा, कॉस अल्फा की वैल्यू बताओ जल्दी से, अभी पढ़ा था कॉस अल्फा, एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस ए एक्स अपॉन ए, कॉस बीटा ए वाई अपॉन ए, कॉस गामा ए जेड अपॉन ए। एक बार स्क्वायर करके ऐड करके देखते हैं, कुछ बेहतरीन रिजल्ट आएगा। स्क्वायर कर दीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एलसीएम बोलिए, ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अभी हम पढ़ कर आए थे, ए का मॉड अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो ए स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो इन प्लेस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन में इसकी जगह ए स्क्वायर आ गया, तो बताइए 1। तो ये याद रखिए, वैसे फिजिक्स में कोई पूछता नहीं है, पर ठीक है, वेक्टर पढ़ रहे हैं तो किताबों में दे रखा होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, हमेशा हमेशा कितना आता है 1। कोई डेरिवेशन नहीं पूछ रहा, डायरेक्ट आंसर भी याद कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना देता है 1। हमेशा हमेशा ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये सर ये डायरेक्शन कोसाइंस क्या है सर, मैं समझ नहीं पा रहा। देख, कॉस अल्फा आ रहा है इसलिए क्या है कोसाइंस। डायरेक्शन, डायरेक्शन बता रहे हैं कि अलोंग एक्स के साथ कितना एंगल है, अलोंग वाई के साथ कितना एंगल है, इसलिए इनका पूरा नाम क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस। तो अच्छा, अल्फा कौन है, अल्फा बताइए, अल्फा बोलिए, अल्फा एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस, एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस, बीटा है एंगल मेड विथ वाई एक्सिस। ये इंफॉर्मेशन है, याद होनी चाहिए। डेरिवेशन तो ठीक है, समय है इसलिए बता दिया, नहीं होता सीधा याद करते, काम भी वैसे बहुत कम आता है। चलते चलिए फटाफट। अब चैप्टर बहुत आसान है, कल आएगा डॉट, सिर्फ 1.5 घंटा डॉट 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 सिखाऊंगा, फिर आएगा क्रॉस, क्रॉस प्रोडक्ट, 2 दिन में चैप्टर पूरा तैयार। बस अब बढ़िया रिवीजन करके इसको खत्म करना है, ईएलपी करके। मिटाऊं क्या, जल्दी आ जाओ। जिसको ईएलपी नहीं मिले काउंटर से ले लेना। मॉड्यूल मिल गए क्या सभी को, मॉड्यूल। अभी बेसिक मैथ वेक्टर के मॉड्यूल के सॉल्यूशन भी मिलेंगे, सॉल्यूशन मॉड्यूल के, मॉड्यूल सॉल्यूशन मिल गए क्या, चलो जिसको नहीं मिले मुझे बताना, मैं काउंटर से बंटवा दूंगा सबको। किसको नहीं मिले हाथ खड़ा करो तो, इतने लोगों को नहीं मिले हैं, ठीक है, अभी बोल दूंगा, कल आ जाएंगे, कल आप ले लेना। चले आगे बढ़े क्या, अभी साल सब मिलेगा, पूरा मॉड्यूल, मॉड्यूल के सॉल्यूशन, ईएलपी, ईएलपी के सॉल्यूशन, रिकॉर्डिंग, सब कुछ, मतलब यूं सब 10 में से 10 चलेंगे। बस अपनी पढ़ाई बाकी रह जाएगी, आपने भी पढ़ाई कर ली तो काम और अच्छा हो जाएगा। चलिए बढ़े आगे। अब एक बार क्वेश्चन आ गया, मॉड्यूल में दे रखा है, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये फाइंड करो। अब क्या दिमाग खोलने के हो ये सब सवाल, इसलिए ताकि दिमाग चलने लगे। फिजिक्स रटना नहीं मांगती, फिजिक्स अप्रोच मांगती है, और वो अप्रोच सवाल सिखाते हैं, मैं और आप नहीं सिखा सकते। अब आप कहोगे यार मैं ये कैसे करूं, ये तो आपने कहा था ये याद रखने का है, पर यार कॉस तो आया ही नहीं भाई, साइन आ गया। अब तुझे 10वीं क्लास याद होनी चाहिए थी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, सबसे फेमस, सबसे फेमस, इसी ने 10वीं पाल लगवाई थी,
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बताओ साइन स्क्वायर अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये सोचना है कि सर ये क्यों सोचा, क्योंकि मुझे जो रिजल्ट याद है वो कॉस का याद है, पर प्रश्न किसका आ गया? साइन का। तो मैंने साइन को अपनी होशियारी से 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिखा, साइन स्क्वायर को अपनी होशियारी से 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसको लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। अब देख कैसा चमत्कारिक हो गया, 1 1 1 3 माइनस कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा। ओहो हो, ये तो मुझे रटा हुआ है। कितना? 1। तो 3 माइनस 1 2। छोटी छोटी बातें, कोई ऐसा नहीं है मैं आपको कहूंगी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मुझे मन में पता है, कभी नहीं आएगा नीट में, पर सिर्फ इवॉल्व करना चाहते हैं, सोचना सिखाना चाहते हैं कि देख तूने कॉस याद किया था पर पेपर में क्या आ गया? साइन। तुझे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। करते हैं उससे सीखते हैं, चीजें समझ में आती हैं। चलिए बढ़े आगे, जल्दी से आओ दमादम। चलो अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, ये तो आपको सब पता था, आपने दमादम कर भी लिया, कुछ अब बढ़िया बातें सिखाता हूं वो सीखें। देखें, कर दूं आगे? चलो चलो अब एक बढ़िया सवाल कराता हूं जिसमें ज्यादातर बच्चे फंसे रहते हैं और एक अच्छे तरीके से आप सब निकल जाओगे। कोई ट्रायंगल है, कैसा भी आपकी इच्छा हो जैसा बना दो, आप मुझे सोच के बताओ, अगर ये ट्रायंगल है तो इसकी दो साइड का जोड़ हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। स्क्वायर होगा नहीं होगा वो तो राइट एंगल ट्रायंगल में होगा, पर ये बात तो तय है कोई भी दो साइड ये भी हो सकती है। सर मैं ऐसा बोल दूं क्या, ए सी प्लस सी बी किससे बड़ा होगा? ए बी से। हाँ सर ये तो बहुत बेसिक बात है। और बताओ और कौन सी कुछ बड़ी हो सकती है, और बताओ। सर मैं बोल दूं ए बी प्लस बी सी किससे बड़ा? ए सी से बड़ा। या ए बी प्लस ए सी ये किससे बड़ा? सी बी से। सर आप क्या कहना चाहते हो? बहुत एक आसान गणित की बात सिखा रहा हूं, फिर इसको फिजिक्स में यूज करूंगा कि अगर ट्रायंगल है तो दो साइड की जोड़ हमेशा तीसरी साइड से क्या होगी? बड़ी होगी, हमेशा हमेशा, कोई इसका एक्सेप्शन नहीं है। अब ये फायदा कहां देगा वो देखना, मैं बता रहा हूं एक बढ़िया सवाल। आप आइए, क्वेश्चन नंबर है साहब 4th ईएलपी नंबर 9 का। पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर बताता हूं। ये इतना जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, हर किताब में हर मॉड्यूल में होता है और बच्चा फंसता है। अब इसका एक बढ़िया तरीका सीख के जाइए, और इतना आसान तरीका है कि आप खटाखट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। 3 कॉनकरेंट। तो सर पहले में तो मैं यहीं अटक गई, ये कॉनकरेंट क्या होता है? कॉनकरेंट का मतलब होता है जो एक ही पॉइंट पे लगते हैं। क्या होता है? एक ही पॉइंट पर, एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, मतलब ये सारे बल किसी एक पॉइंट पे लग रहे हैं। जरा सोचो, तभी तो रिजल्टेंट 0 होगा। मैं एक लगा रहा हूं दीवार पे 100 और बोतल पे 100 लगा रहा हूं, यार वो कैंसिल कैसे होंगे? दोनों 100 100 कैंसिल तभी तो होंगे जब वो दोनों दीवार पर लगेंगे।
और अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। आपको मैं पोडियम को धक्का दे रहा हूं और दरवाजे को धक्का दे रहा हूं, भाई दोनों ही चलेंगे। जब वो एक ही ऑब्जेक्ट पर एक्ट होंगे तभी तो उनका रिजल्टेंट निकाला जाएगा और तभी वो जीरो आने की संभावना हो सकती है। तो कॉनकरेंट क्या होगा बताइए? एक्टिंग एट द सेम पॉइंट। बोलो क्या ये बात ओके है? चलिए अब ध्यान से देखना है कैसे चेक करना है, मजा आएगा। ये लिख लिया क्या? पहले ये नोट डाउन कर लो। फेमस सवाल है, चौथा नीट माने लायक सवाल है, चौथा स्टार लगा लो। जो जो लगा रहा हूं स्टार वही काम के सवाल हैं। पहला हो गया क्या? पहला, पहला, दूसरा, अरे दूसरा तो बहुत सरल है। 5 फोर्स, पांचों बराबर, पांचों के बीच में एंगल बराबर, आंसर जीरो। तीसरा बताओ, ए बी प्लस सी बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए जीरो। अगर क्लोज पॉलीगन है, सेम ऑर्डर में है, तो उसका वेक्टर सम हमेशा जीरो। पहला, दूसरा, तीसरा। चलो चौथे पे आओ, जो सबसे फेमस सवाल है। कृपया इसको अपने नोट्स में लिख लो लैंग्वेज के साथ। 3 कॉनकरेंट फोर्सेस, क्योंकि ये आपको बहुत जगह दिखेगा, आर एक्टिंग on a particle, which set of forces can produce zero resultant? पूरा जरूर लिख लें, क्योंकि सवाल अच्छा है, कॉपी में लिखा रहेगा पूरा, तो आप अच्छे से इसको रिवाइज कर पाओगे। चौथा सवाल, चौथा, अब सर इसको कैसे किया जाए? क्या आप लॉजिक बता रहे हो? पहले सर बताओ। मैं आपको कह रहा हूं ये 3 फोर्स है, पक्का पक्का ये ट्राइंगल में लगेंगे, तभी तो रिजल्टेंट जीरो आ सकता है। देखिए क्यों, याद करिए पॉलीगन लो, पॉलीगन लो। जरा सोचिए क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं आप इसका? बताइए क्या लिखेंगे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर, इसका मतलब ये तीनों फोर्स ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करने चाहिए, तभी तो जीरो होने की संभावना है। अगर ट्राइंगल को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो कभी जीरो। अब याद करिए कंडीशन ऑफ ट्राइंगल, सोचो, दो छोटे साइड की जोड़, दो छोटे साइड की जोड़ हमेशा, जैसे जो स्मॉलेस्ट है उनको जोड़ो, और वो स्मॉलेस्ट वाले जोड़ तीसरे साइड से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। चेक करो, ये देखो, पहले बात को समझो कि हाँ सर, सर ट्राइंगल क्यों, सर ट्राइंगल क्यों याद आ रहा है सर आपको? क्योंकि 3 फोर्स हैं। ट्राइंगल बनाने क्यों जरूरी है? ट्राइंगल बनेगा, क्लोज पॉलीगन होगा, सेम ऑर्डर होगा, तो जीरो पक्का पक्का होगा। मतलब वो तीनों ट्राइंगल के रूप में दिखने चाहिए। तो ट्राइंगल की 8वीं कक्षा की शर्त होनी चाहिए, दो छोटी साइड की जोड़ तीसरी साइड से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। क्या हाँ है क्या? अब देख लो, बहुत सरल। सबसे पहले बड़े को काट दो, सबसे बड़ा कौन? 30, 30 को काट दिया, इसको छोड़ दो। अब दो छोटों को जोड़ो, दो छोटों को जोड़ो, बोलो 18। क्या 18 30 से बड़ा है क्या? ये कभी ट्राइंगल बना ही नहीं सकते, गलत। सर थोड़ा धीरे धीरे समझाओ, मैं फिर बता रहा हूं, स्मॉलेस्ट को ऐड करो, वो तीसरे वाले बड़े से ग्रेटर होना चाहिए। चल वापस देख, अच्छे से देख, फेमस प्रश्न है। सबसे बड़े वाले को पहले हटा दो,
हटाओ, 50 को हटा दिया। अब छोटे वाले को जोड़ो, बोलो 20 प्लस 10 मस्ट बी ग्रेटर देन 50। नहीं सर, 30 तो 50 से बड़ा नहीं है। गलत। फिर वापस सर 30 में बताओ। फिर सुनो, सबसे बड़े वाले को हटा दो। सबसे बड़ा कौन है? 65। हटा दो। छोटे वालों को जोड़ो, स्मॉलेस्ट को जोड़ो। बोलो कितना? 45 प्लस 30 बड़ा होना चाहिए तीसरे से। हाँ, 75 तो 65 से बड़ा है। यस, दे कैन प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट। दे कैन प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट। कैन, क्योंकि अभी एक शर्त और है। अभी तो आप ट्रायंगल चेक कर रहे हो, ट्रायंगल के बाद ही इनका ऑर्डर भी कैसा होना चाहिए? सेम ऑर्डर होगा, तब आंसर क्या आएगा? जीरो। ये तो ट्रायंगल ही नहीं बना रहे। जब ये ट्रायंगल ही नहीं बनाएंगे तो इनका रिजल्टेंट जीरो कभी भी नहीं आ सकता। क्या ये बात दिमाग में बैठ रही है क्या? दिस इज द बेस्ट वे। ये 3 नहीं 4 आ जाए तो क्वाड्रिलेटरल की भी वही शर्त। क्या करो? सबसे बड़े वाले को पहले अलग कर दो, तीनों छोटे को जोड़ दो। अगर उन 3 छोटे की जोड़ चौथे वाले से क्या आ रही है? बड़ी आ रही है, तो पक्का पक्का उनका रिजल्टेंट क्या आ सकता है? जीरो। बोलो क्या दिमाग में बात बैठ रही है क्या? आ जाओ, चौथे को फिर चेक करो। धीरे धीरे सुनो। सबसे पहले वाले बड़े को अलग कर दो। सबसे बड़ा कौन? 100। 100 को अलग बैठा दो, ठीक है। छोटे छोटों को जोड़ो, 22 प्लस 32 मस्ट बी ग्रेटर देन 100। 54 इज ग्रेटर देन 100। सर ये कौन सी मैथ्स पढ़ा रहे हो? 54 तो कभी 100 से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। 2 मिनट आपको दे रहा हूं, आप आराम से सोच लीजिए कि आपने क्या समझाया। आपने ट्रायंगल की यहां शर्त क्यों लगा दी? क्योंकि अगर वो ट्रायंगल फॉर्म में होंगे तभी तो जीरो दे पाएंगे। कई बच्चे कहते हैं सर ग्रेटर और इक्वल लगा दो तो और बेहतर हो जाएगा। हाँ, इक्वल भी हो सकता है। सोचिए कैसे? कैसे? मान लो 3, 4 और 7, क्या ये जीरो दे सकते हैं क्या? हाँ दे सकते हैं। सोचो क्यों? 4 प्लस 3 कितना हो गया? 7। ये दोनों तो लग जाएं एक डायरेक्शन में, और 7 बिल्कुल अपोजिट लग जाए। देखो संभव है। क्या बात समझ में आ रहा है? तो क्या अच्छा क्या लिख होता है? सम ऑफ टू स्मॉलर साइड must be greater than or equal to थर्ड साइड। सर ग्रेटर तो आपने ट्रायंगल से समझाया, इक्वल क्या बताया? इक्वल देखना, मैं बोलता हूं तेरे पास 5 है, 9 है और 14 है, क्या ये जीरो नहीं दे रहे? क्या दे रहे ना जीरो? 5 और 9 एक ही दिशा में है, 14। 14 विपरीत दिशा में है, कैंसिल, आंसर जीरो। तो सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर हो तो बहुत ही अच्छा है, और इक्वल भी हो जाए तो भी जीरो आने की पूरी पूरी संभावना है। क्या बात क्लियर है क्या? ट्रायंगल की शर्त में मैंने इक्वल नहीं लगवाया, ये केवल मैंने नवी क्लास पढ़ाई। ये पढ़ाया वेक्टर के साथ। जीरो रिजल्टेंट होने के लिए वो ग्रेटर या इक्वल भी हो सकता है। इस बात को समझो, ये हर जगह लगेगी, ट्रायंगल में भी, क्वाड्रिलेटरल में भी, हमेशा। ये मैंने जो लिखी है वो 3 फोर्सेस के लिए लिखी है। 2 मिनट देता हूं, इन सब बातों को नोट डाउन करो, फिर से दिमाग में बैठाओ कि कभी भी ऐसे 3 फोर्स आ जाएं और आपको चेक करना है वो जीरो देंगे या नहीं देंगे। सबसे बड़े वाले को अलग कर दो, उसको अलग कर दो, 2 छोटों को जोड़ो, उन 2 छोटों की जोड़ अगर तीसरे से बड़ी आ रही है तो यस दे कैन प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट। ताकि वो ट्रायंगल बना लेंगे, और ट्रायंगल अगर क्लोज होगा, रेगुलर पॉलीगन होगा, सेम ऑर्डर में होगा, तो उनका आंसर क्या आ सकता है? जीरो। एक बेहतरीन सवाल है, चौथा नीट में आने लायक, 9 जुलाई के पेपर में भी दूंगा।
यार इतना तो अपने बच्चों को बता ही सकते हैं, इसमें क्या बात है। दरवाजे दोनों बंद है ही, कोई दिक्कत है नहीं भाई। 30-35 क्वेश्चन बताने में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या बात। चलो लिखें, बढ़े आगे। चलो फटाफट से आओ। अब जल्दी से आओ और फटाफट एक अच्छा सवाल देखो। सवाल नंबर है 8वां, टोटल मैथमेटिक्स है। इमोशनल मत होइएगा, बस समझना चाहते हैं कि भाई कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, डायग्राम बना लीजिए। मैथ्स का प्रश्न है और फिजिक्स का लॉ लगाने हैं। आने की संभावना कम है तो मैं कहीं इंपॉर्टेंट नहीं लगा रहा। आपने तो क्या है, इंपॉर्टेंट की डेफिनेशन ही गलत पढ़ी है छठी से। आप पता है किसको इंपॉर्टेंट लगाते हो? जो आपसे नहीं होता, जो आपके समझ में नहीं आता, जो मास्टर के समझाने पर भी आपके समझ में नहीं आता, आप कोने में चुपचाप इंपॉर्टेंट लगा देते हो। इसमें तो मेरी लगी हुई है ना, वो इंपॉर्टेंट। जबकि इंपॉर्टेंट की परिभाषा ही नहीं है। आपको आपके टीचर्स ने, स्कूल में गार्जियन ने, पेरेंट्स ने, बड़े भाई बहन ने एक गलत सिखा दिया। जो तेरे से नहीं बने ना उसको स्टार लगा लिया कर। ऐसा नहीं होता। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है जिसके परीक्षा में आने की प्राथमिकता, प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। उसका सरल या कठिन से कोई लेना देना ही नहीं है। कार्नोट इंजन का सवाल आता है, हर साल आता है, इस साल भी आया था। ईटा बराबर 1 - T2/T1। T1 और T2 की वैल्यू पुट करनी है बस। वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि वो सरल है या कठिन है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि लगातार 15 साल से आ रहा है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हर साल क्वेश्चन आता है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको इंपॉर्टेंट की आपको डेफिनेशन ही नहीं पता। आप इंपॉर्टेंट क्या करते हो? जिसमें आपकी हालत खराब है, जिसमें आपकी सांस भर जाती है, दो दो बार समझाने पर भी समझ नहीं आता, आप कोने में चुपचाप उसको क्या लगा देते हो? सर ये तो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होता। अब जैसे ये सवाल है, आपको 3 बार भी नहीं समझ में आएगा, पर फिर भी इसको इंपॉर्टेंट लगाने का कोई मतलब नहीं है। देखो पहले से आप बोल रहे हो 3 बार समझाने पर भी नहीं आएगा, क्या मानो इस बातों को मैं? कुछ मत मानो, सिर्फ सुनते जाओ। चलो सभी लोग बोर्ड पे देखें, डायग्राम बना लें। इस सवाल का नीट के सवालों से कोई लेना देना नहीं है। जैसे वो डिस्क्लेमर नहीं आता, पिक्चर चालू होती है, इस कथा का वास्तविक कथाओं से कोई लेना देना नहीं है। चलो ऐसे हो जाएगा, ऐसे मैं आपको डरा रहा हूं, ऐसा कुछ है नहीं। चलो ठीक है साहब, ठीक है। सेंटर ओ है, बहुत सुंदर। फाइंड ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ। ये क्या है साहब? जो कहेगा क्वेश्चन वो बनाओ। ओ ए ये वेक्टर, ओ से ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ। अब कौन सी बात पुरानी वाली? सारे फोर्सेस बराबर हैं, सारे फोर्सेस को प्लेनर हैं, और सब में एंगल भी। आपको क्या पता एंगल कितना है? देखना, 1 2 3 4 5 6, 360/6 बोले तो 60 डिग्री। मतलब सारे के सारे एंगल 60 डिग्री के हैं, और सारी वैल्यू भी सेम है, क्योंकि सब ए दे रखा है। इसका मतलब क्या इसका रिजल्टेंट 0 होगा? तो बोलो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ, इट मस्ट बी 0। कारण बताओ? कारण इक्वल वैल्यूज हैं। इक्वल, सर आपको क्या पता इक्वल है? इनकी दूरियां दे रखी है ना, ए, तो सबका मैग्नीट्यूड दे हो गया ना। इक्वल मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय इक्वल एंगल्स एक्टिंग इन अ प्लेन, देन रिजल्टेंट मस्ट बी। बोल पहले का उत्तर 0 है क्या? देख लो पहला आ गया। पहला प्रश्न, पहला पार्ट।
अब दूसरा तीसरा माथा बच्ची वाला है, बस सिर्फ दिमाग को इवॉल्व करना टारगेट है इस प्रश्न का, बाकी नीट से मतलब नहीं है। फाइंड कह रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। यार ये क्या है यार, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, इसको आगे कर दूं क्या? चलो देखो, आ जाओ। ए कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहां से ए है क्या? ये वाला, ये अब कोई नहीं बताएगा, लिख लूंगा। चलो अब वो कह रहा है क्या फाइंड करो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। चलो अब दिमाग लगाना सब, क्योंकि इस सवाल का टारगेट आप समझो, इसका टारगेट ही है कि आप अप्रोच डेवलप कर पाओ, उस टारगेट को हिट करो। ए बी कहां है बता? ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी। ठीक है, इतने ही है। आप सोच रहे हो यार इसका क्या मतलब है, बोलो ना। रिजल्टेंट जोड़ नहीं है, वेक्टर जोड़ है। एक तो दिमाग खोलो, ये जोड़ नहीं है, इसे क्या बोलते हैं? वेक्टर जोड़। अब बताओ, तीन लगातार में है, ट्राइंगल को बंद करो, कैसे ऑर्डर में? अपोजिट। मतलब इन तीनों की जोड़ नथिंग बट इक्वल टू एडी। बोल हाँ है क्या? मैग्नीट्यूड तो दोनों तरफ क्या लिया? मैग्नीट्यूड। मतलब एडी का मैग्नीट्यूड मतलब एडी लंबाई, बताइए लंबाई, ये ए, ये ए, तो ये कितनी है? 2a। उसने कितना दिया? ये एन ए, तो एन कितना? 2। नहीं आया समझ? बहुत आसान है। सोचो, ये जोड़ नहीं है, ये जोड़ नहीं है, ये वेक्टर जोड़ है। फिर आपने सोचा ट्राइंगल लॉ लगा दिया, अरे ट्राइंगल नहीं पॉलीगन, ट्राइंगल तो दो साइड में लगता है, ये कौन सा लॉ लगा है? पॉलीगन। फिर दोनों तरफ मॉड ले लिया। इसका क्या मतलब है? एडी का मॉड, अब बोलो ना, एडी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब लंबाई, पता लंबाई कितनी है? 2 है। हाँ या ना? मजे तो आएंगे तीसरे में, तीसरा सवाल कर लोगे, उसके बाद ईएलपी को बंद करके बैग के अंदर रख दोगे सीधा, रुकेगी नहीं वो, इतना बढ़िया सवाल है। तीसरा, तीसरा जैसे आप देखोगे आपको मतलब भरोसा उठ जाएगा कि यार इतना भी सोचना पड़ सकता है क्या। तीसरा देखते हैं, जल्दी से बराबर आइए। ये वाला सबको समझ में आ गया क्या? पॉलीगन लॉ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये तीन लगातार में है, देख लो एक बार और देख लो। ये ए बी, इसके लगातार में बी सी, इसके लगातार में सी डी। हाँ या ना? चलो आज रात को क्लास रखेंगे, आज रखूंगा मॉड्यूल, बेसिक मैथ्स वाला खत्म कराऊंगा। 1 से 26 करा दिए थे, 27 से लेकर एंड तक। तो जिसके बेसिक मैथ्स के डाउट हैं वो आराम से क्लास अटेंड कर सकता है, और क्लास नहीं भी अटेंड करे तो बाद में भी देख सकता है। पर उससे क्या रहेगा, वो वहां पर रिकॉर्ड रहते हैं, आप कभी भी उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। बेसिक मैथ्स का मॉड्यूल डिस्कशन 26 तक हो गए थे, कहां तक हो गए थे? किसी ने अटेंड करा था लास्ट क्लास? कितने हो गए थे? कितने? 26 हो गए। ओके, चलिए अगला बताएं। अगला, अगला मैं अपने खुद के लिए कर रहा हूं, आप इसमें पार्टिसिपेट ना लें, सिर्फ देखते रहें कि मास्टर को आता है या नहीं। ए बी सी डी ई एफ, और ये कौन? ओ। पूछा क्या भाई ने? पूछा है ए बी प्लस बी सी, ओके ओके, ए सी प्लस ए डी प्लस ए प्लस ए एफ इक्वल टू एन ए। पहले आप मुझे सोचो, आपको प्रश्न देखकर क्या समझ में आ रहा है? यार इन हर टर्म को
मुझे एओ में तोड़ना है, तभी तो ये सब जुड़कर एनएओ बनाएंगे। ये सोचो, ये सोचना पड़ेगा, हर सवाल करा हुआ नहीं आएगा यार। ये सारे जुड़कर क्या बना रहे हैं? एओ बना रहे हैं। मतलब इन सब के अंदर कहीं ना कहीं एओ 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 वाला हिस्सा छुपा हुआ है। तो मुझे दिमाग लगाकर ए बी को तोड़ना है किसी तरह से। किसमें? एओ में। कैसे तोड़ेंगे देखना, मजा आएगा। देखना किसको तोड़ना है? ए बी को। किसको तोड़ना है? ए बी को। किसके टर्म में? एओ की टर्म में। देखना, ए बी प्लस ए ओ चाहिए ना, ए ओ। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। ए ओ चाहिए मुझे, मेरे क्लिक कर गया। ए ओ प्लस ओ बी क्या बराबर ए बी होगा? चेक कर, ट्रायंगल लॉ चेक कर। क्या दो लगातार हैं? ट्रायंगल को तीसरा बंद कर रहा है। तो ए ओ प्लस ओ बी बराबर ए बी। पीछे की गणित जानिए। ये रटने से काम कैसे होता है? ये सवाल तो आ ही नहीं सकता। सोच क्या कह रही है यार, मुझे सब जोड़कर एओ में लाना है। इसका मतलब मुझे हर टर्म को एओ में ब्रेक करना पड़ेगा। एओ में तो मैंने दिमाग लगाया यार, ए बी को तोड़ना है। एओ प्लस ओ बी बराबर एक आप कर लेंगे ना। अब अगला खुद सोचेंगे। कोई बताएगा एसी को क्या तोड़ेंगे? एसी को पता है, एसी को एओ प्लस ओ सी। सोचो एडी को क्या तोड़ोगे? एओ प्लस ओडी। सर थोड़ा करके बताओ, नहीं आ रहा सर। मैं बताता हूं ना तुझे। मुझे चाहिए एडी। क्या चाहिए? एडी। तो मुझे क्या चाहिए? एओ प्लस ओडी। कोई भी आप तोड़ के देख सकते हैं। जैसे मान लो एई चाहिए, एई बताओ किससे मिलके बनेगा? एओ प्लस, कई बच्चे सिमेट्री पकड़ लेते हैं, दिमाग क्या क्या नहीं सोच लेता यार। ए बी है ना, ए ओ प्लस ओ बी। ओ तो कॉमन आ रहा है। ए सी को बता, ए ओ प्लस ओ सी। ए डी बोल, ए ओ प्लस ओ डी। दिमाग सोचता है ए ही चाहिए, ए ओ प्लस ओ ई। देखना कैसे बोल रहा हूं, ए ओ प्लस ओ ई। ये ट्राइंगल बन बोला हुआ ट्राइंगल लो। बताओ बोलो, एओ के लगातार में ओई। ट्राइंगल को बंद कौन कर रहा है? किस ऑर्डर में? रिवर्स ऑर्डर। क्या बातें समझ पा रहे हैं? मैंने क्या किया वो बताइए। मैंने हर वेक्टर को ए ओ के रूप में, ओ ए के रूप में क्या कर दिया? तोड़ दिया। और कौन सा बच गया बताओ? ए एफ। बता ए एफ क्या होगा? ए ओ प्लस ओ एफ। अभी मजे आने बाकी हैं। अब देखो, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं एलएचएस को। एलएचएस क्या है? ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, ए एफ। करो, आप खुद करो, वैल्यू पुट करो। एक जगह अभी और थोड़ी सी सोच लगानी पड़ेगी। एक जगह और सोच लगानी पड़ेगी। आराम से करो, घर जाके एक बार करोगे आ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं था। बस आपको ये सोचना था कि मुझे हर चीज को एओ में तोड़ना है। आया? अभी मामला फंसेगा। अभी तो यही तो दिमाग, इसलिए तो सवाल दिया। सवाल देने के पीछे लॉजिक क्या था? यार बच्चा सोचे, सोचेगा, उसके साथ फाइट मारेगा, आराम से मिलेगा। एओ को क्या लिखा? एओ प्लस ओ बी। ठीक है। एसी को क्या लिखा? एओ प्लस ओ सी। ठीक है। एडी को क्या लिखा? एओ प्लस ओडी। माइनर में, मेजर में, नीट में नहीं आएगा ऐसा, चिंता मत करना। सिर्फ क्लास में डेवलप करने के लिए दिया जाता है सवाल। ए ओ कहां तक पहुंच गया मैं? एडी तक पहुंच गया ना। तो ए ओ प्लस ओ ई।
और AF, AO प्लस OF। हाँ भाई, कुछ क्लिक कर रहा है क्या? OA, OA, OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD प्लस OE प्लस OF क्या था? 0। केवल इसकी वैल्यू, केवल इसकी वैल्यू। क्या माइनस OA है क्या? सोच के बता। केवल इसकी वैल्यू माइनस OA, या और बताता हूं, और बताता हूं। ठीक है, ये आ गया। अब मैं क्या देख रहा हूं, देखना। OB प्लस OC प्लस OD प्लस OE प्लस OF, इनकी जगह माइनस OA। हाँ या ना? ये रहा सवाल, तसल्ली से देख, तसल्ली से देख। इन सब की जोड़ 0 थी, वहां OA तो था नहीं, ये था, ये था, ये था, ये था, ये था। इन पांचों को किसके बराबर कर दिया? वहां ले गए माइनस OA। नहीं आए बात समझ में? देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। इसको, इसको क्या लिख दिया? माइनस। अब AO कितने बचे बता तो? AO गिन तो, AO 1 2 3 4 5, 5 AO। पर जिद है, चाहिए सब AO में। क्या इसको पलटा मारूं क्या? इसको पलटी मारूं क्या? इसको पलटी मारते ही क्या बन जाएगा? AO, और किसका? प्लस का। तो 5 AO प्लस AO। उल्टा, उल्टा, नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। आंसर 6A। सवाल के पीछे जो टारगेट था वो ये था, इसको चलाना बस, और कोई टारगेट नहीं था। आप 2 बार करेंगे, आप इसको रट लेंगे, कोई काम का नहीं, कहीं नहीं आना प्रश्न। आपको बस सोचना है, अरे यार मुझे AO में तोड़ना था, फिर इन सब की जोड़ 0 थी, बचे हुए की माइनस OA। यार ये AO है, ये OA है, इसको उल्टा करा, नेगेटिव वेक्टर, उल्टा पलट दिया, माइनस का क्या बन गया? प्लस। बोलो हाँ है क्या? आंसर देखो कितना आएगा? 6AO। तो आज का होमवर्क ELP नंबर 9 आज पूरी लगाइए फिर से। जो अटकेंगे मैं बैठा हूं, मैं कल फिर कराऊंगा, और कल शुरू करूंगा डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन। एक डॉट है और एक क्रॉस है। ELP नंबर 9 पूरी करिए, और आज रात को क्लास होगी, उसका लिंक टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको अपडेट आ जाएगी, वहां से लिंक से आप सीधा क्लास अटेंड कर सकते हैं। आज रात को रखूंगा 9 बजे या 9:15 या 9:30, वो आपके पास प्लानर में आ जाएगा। सोचना है तुझे। वो तो है ही, बिल्कुल आ सकता है, उससे भी आ जाएगा। ये किसकी एलपी है? आज आया नहीं क्या तू क्लास में? सो गया? हेलो, हेलो, हाँ जी। नहीं, मैं तो क्लास में हूँ बेटा। मैं मिलूंगा तुझे शाम को 5 बजे। तू कौन से बैच में बेटा? इसमें CB2 में? ठीक है, मैं भी आता हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ नीचे, है ना? हाँ तो भी आ जाएगा आंसर। ये रेशियो बराबर है, तो बीच वाले बेकार होते हैं, बीच स्टोन रूल है। बस, ऊपर तीनों सीरीज, नीचे तीनों सीरीज। दो हीट स्टोन 2 से ज्यादा सब में चलता है, सब में चलता है। नहीं देख, A भाग गया, तो इसके विपरीत वाला कौन सा बच गया? O।
ई भाग गया तो कौन बच गया? के। और आई भाग गया तो सी। अब एंगल निकाल ले। हर दो लाइन में कितना रहता? 30। तो यहाँ से बताना 30, सी तक जाना है 30, 60, 90, 120। सी से जाना है के पर 30, 30, 30, 30, 120। ओ से जाना है के पर 1, 2, 3, 4। अब याद कर, 3 4 से 120 पे लगते हैं। एफ नहीं, 0 ही आ जाता है ना, क्योंकि इन दोनों का आएगा वही, ऑफिस के नीचे अपोजिट है। 3 4 अगर 120 ना ना, पर ये 120 तो यहाँ से निकालना पड़ेगा ना तुझे। कौन सा? 50। यहाँ एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, उधर ले जा, कॉस 2 थीटा प्लस 2 को नीचे भेज दें। आप इस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं, ये लिख दो। इस फॉर्मूले का यूज है ना सर, बहुत आती है सर। बहुत कम। अब 2 बाहर आ जाएगा। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin 2x कोएफिशिएंट 2 और अकेले dx का इसका माइनस इसका तो -2 तो नहीं है, पीछे नहीं है -2 नहीं तो नहीं 2 ही आएगा ना। नमे का 4 -2 तो दे रखा है। क्या रे, ये तो कल बता दिया था ना। नहीं सर, ये क्वेश्चन अभी नहीं हुआ है सर। 3 फोर्सेज हैं इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0 है, तो तीनों फोर्स किस में लगेंगे? 120 डिग्री पे लगेंगे, तभी तो 0 देगा। और ये ट्रायंगल बन जाएगा। एक उस ओलंपिक वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक का सवाल कराया था ना, 3 फोर्स 120 पर है, इक्विलेटरल 120 120 और इक्विलेटरल ट्रायंगल। वापिस 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 बोल दो। हाँ 8 टाइम्स 1 टाइम्स ऑफ ए होगा। हाँ वो तो है ही, दिख ही जाएगा तो। वो तो रिजल्ट एंगल से निकाल सकते हैं, सही है। वो भी यार 6 ही आएगा ना उससे भी तो सही। ये तो बहुत सरल है लड़की, इसमें काहे परेशान होती है तू? इसमें क्या चाहिए तुझे? a प्लस बी। ए कहाँ है बता? ये रहा ए, ये रहा बी। तो क्या कर, या तो दोनों की टेल मिला दे, मिला टेल, ये रहा ए, बी की टेल मिला, धक्का मार इसको, धक्का मार के यहाँ लिया, ये तो ए बनी गया, धक्का मार इसको, मार। अब रिजल्टेंट कहाँ आता है इन दोनों के बीच में? बता कौन सा ऑप्शन आ गया सही। अब कौन सा बनाना तुझे? हाँ अब कौन सा बताऊं, बता चल। a माइनस बी बनाएगी, चल पहले कौन सा बना? ए बना दिया, ये बना दिया। अब माइनस बी बनाना है, उल्टा कर दे, उल्टा, ये ऐसे है, ऐसे कर दे और यहाँ चिपका दे। अब बता इन दोनों के बीच में तो आएगा, ये रहा, सही है। ये तो क्या है? P और Q 90 डिग्री पर है, तो 90 डिग्री पर रिजल्टेंट क्या होता है? यार दे रखा है। और अपोजिट लग रहे हैं, अपोजिट का मतलब 180 डिग्री पे लगते हैं, अपोजिट में क्या हो जाता है? स्क्वायरिंग कर दे, ऐड कर दे। ये तो बहुत सरल है ना, सिंपल, दोनों की जोड़ तीसरे के बराबर हो रही है। ये कब संभव है? जब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगे, ए और बी जोड़े और इसने सी दे दिया, ये कब संभव है? और सोच, अगर मैं ये लिख देता इसकी जगह √a² प्लस b², तो तू क्या बोलती? ए और बी 90 पे लग रहे हैं। मैं लिख देता c बराबर a माइनस बी, तो बोलती 180 पे लग रहे हैं। ये सीधी जोड़
इस बात को बता दी कि दोनों फोर्स एक। अच्छा की रेट सॉरी ये एंगल और मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट मतलब आर का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा के बढ़ाने से cos की वैल्यू कम होती है, cos की वैल्यू कम होगी तो रिजल्टेंट भी क्या होगा, कम होगा। ना